हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर जी अकेडमी यूट्यूब क्लासेस। हमारा जो मैथ का सेशन था उसमें हमने 9 लेक्चर जो हैं या फिर 9 जो वीडियोस जो हैं वो हमने कवर अप करी थी। उसमें लगभग हमने 25 से 30 चैप्टर्स डिस्कस करे हैं। आज का जो हमारा पार्ट है दैट इज मिसलेनियस पार्ट है, यानी इसमें हम मैथ्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट आर बेस्ड ऑन क्लास 11th एंड 12th, क्योंकि 11th और 12th में से भी क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं सबसेट, अगर आप लास्ट पेपर उठाएंगे तो सेट से क्वेश्चन पूछा गया है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव से पूछा जाता है। तो वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उनसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आज का, क्योंकि ये आपका बेसिक्स रहेंगे +1 एंड +2 के, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट इज गिवन बाय, किसी सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ सबसेट होते हैं, या उनको कैसे हम डिनोट करते हैं, या उनको कैसे हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। सेट इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा A, E, I, O, U, तो इट इज अ सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, यानी हम अलग अलग करके लिखते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट जो हमारे होते हैं किसी भी सेट के, वो हमारा फॉर्मूला होता है 2n। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगर इसमें पूछे वो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो वो आपका होता है 2n-1 प्रॉपर सबसेट। अगर वो पूछे नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, दैट इज 2n-1 नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट। क्लियर है? फॉर एग्जांपल किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, ये 3 एलिमेंट्स है, दैट इज नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 3। ऑर्डर ऑफ सेट भी पूछा जा सकता है। ऑर्डर ऑफ सेट में आ रहा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। ठीक है, उसको कार्डिनल नंबर ऑफ सेट भी बोलते हैं, कार्डिनलिटी भी बोलते हैं। तो जब हम इसके नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे दैट इज 2^3, 8 इसके नंबर ऑफ सबसेट होंगे। इस सेट के नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 8। उस तरह किसी सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 2^4 16 आपके हो जाएंगे। अच्छा, नंबर ऑफ सबसेट निकालते कैसे, कौन कौन से होते हैं, वो थोड़ा सा यहां देख लेते हैं। इससे आपके सारे जितना भी सबसेट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे हो जाएंगे। सबसे पहला इस सेट के नंबर ऑफ सबसेट लिखने हैं आपको। चलिए यहां लिखते हैं, सेट है हमारा 1, 2 एंड 3। पहला नंबर ऑफ सबसेट, पहला सेट होता है आपका 5। नोट कर लेंगे 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 का मतलब है एम्प्टी सेट होता है। उसके बाद हर एक एलिमेंट आपने ऐसे लिखना होता है सेट की फॉर्म में। 1 लिखा, ऐसे 2 आ गया, 3 आ गया, आगे सारे के सारे एलिमेंट। फिर हमने पेयर बनाना है 1-1 का, 2-2 का। 1 को 2 के साथ लिखेंगे 1, 2 हो गया। फिर 1 को 3 के साथ लिखेंगे 1, 3 हो गया। ठीक है, अब 2 को 1 के साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 हमारा 1 के साथ यहां आ चुका है। फिर हमने क्या करना है, हमने 2 को 3 के साथ लिखना है। हमने किसको लिखना है? 2 को 3 के साथ लिखना है। 2,3 हो गया। एंड द लास्ट वन हमने सेट खुद लिखना है। तो यहां से आपका क्या निकलता है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये भी नोट करेंगे, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया, 8 के 8। तो 2 चीजें नई ये निकली कि एवरी सेट इज सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरी चीज, अब जैसे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है? आपको खुद वाला सेट ये काउंट नहीं करना। हो जाएंगे 2^3-1 यानी 8, 7 आ जाएंगे 7 के साथ। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर, नॉन एम्प्टी का मतलब उन्हें 5 वाला भी नहीं लेना है। तो 2^3-2 6 आएंगे, तो ये बीच वाले 6 आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। दूसरा सबसेट को हम हमेशा ब्रेसिस से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपका सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। जो इवन प्राइम नंबर होता है, सबसे पहले हमें पता है कि इसके दो ही एक ऐसा नंबर है दैट इज इवन प्राइम, जो कि एक सम अभाज्य संख्या है। वो प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद से ही भाग होता है, वो इवन कौन सा है? वो सिर्फ 2 है। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर आएंगे दैट इज 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 3 से भी हो जाएगा, खुद से भी हो जाएगा, 11, 13 अप टू सो ऑन। तो जो हमारा सेट बना इवन प्राइम नंबर का, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आए? सिर्फ एक ही एलिमेंट आया। सो दैट इज अ सिंगलटन सेट। जिस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उस सेट को हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। जिस सेट के एलिमेंट्स काउंट किए जा सके, जैसे मैंने सेट ऑफ वोवेल्स लिखा, आपको 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिख दी, सेट लिख दिया, वो फाइनाइट सेट। जिसके एलिमेंट्स काउंट ना कर सके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट इज इनफाइनाइट सेट। तो सिंगलटन सेट। हाँ, मान लो अगर यहां पे सिंगलटन की ऑप्शन ना होती, यहां पे फाइनाइट की ऑप्शन होती, तो वो भी सही था, क्योंकि काउंट कर सकते हैं इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? एक ही एलिमेंट है।
क्लियर है? तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज आपका सिंगलटन सेट। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से क्या सही है क्या गलत है वो हमने देखना है। तो देखिए यहां से आपको सेट दे रखा है 1,2 3,4 दोनों एक साथ लिखे हैं। यानी अगर आपको पूछा जाए कि कार्डिनलिटी कितनी है, एन ऑफ ए दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने सेट के अंदर 4 हैं। 1 2 ये पूरा एक एलिमेंट है, इसको कभी भी अलग अलग नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ब्रेसेस लगी हैं, और जब भी 3,4 बाहर जाएगा तो ब्रेसेस के साथ जाएगा। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। इसका मतलब है 2 बिलोंग्स टू ए, यानी क्या 2 ए सेट के अंदर है, ए के अंदर है, यस 2 बिलोंग्स टू ए, ये हमारा सही है। नेक्स्ट आपका 1,2 क्या 1,2,5 ए का सबसेट है, ये आपका सबसेट का साइन होता है, ये आपका सुपर सेट का होता है। सबसेट का मतलब होता है व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन द सेट बी। जब फॉर एग्जांपल जब सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में होंगे तो उसको ए का सबसेट, ए को सबसेट बोलेंगे बी का, और बी को ए का बोलेंगे सुपर सेट। तो सबसेट हमने पीछे पढ़ा कि सबसेट के एलिमेंट्स को ऐसे ब्रेसेस में लिखा जाता है। सो ए जो है इसका सबसेट है, यस 1 2 5 इसका सबसेट है, क्योंकि देखो क्या एलिमेंट आएंगे 1 2 भी आएगा, 1 2 3 4 भी आएगा, कभी भी 3 अकेला नहीं आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या 3,4 ए को बिलोंग कर रहा है, यस 3,4 जो ए को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, क्योंकि मैंने बोला जब भी 3 जाएगा साथ में 4 हमेशा जाएगा, और ये ब्रेसेस भी साथ में जाएंगी। नेक्स्ट आपका क्या है, क्या 3,4 ए का सबसेट है। मैंने बोला था कि हर एक एलिमेंट जो है उसको इंडिविजुअली भी लेंगे, तो यहां पे 3,4 ए का सबसेट होगा, लेकिन कब होता, अगर इसको यहां पे भी ऐसे ब्रेसेस लगी होती, क्योंकि ये वाली ब्रेसेस तो उसकी अपनी ब्रेसेस है, इसने ये वाली ब्रेसेस नहीं लगाई हैं, तो इसका मतलब जो है ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। दैट इज 3,4 ए का सबसेट नहीं है। सबसेट होता अगर इसको एक ब्रेसेस यहां पे और लगी होती, क्योंकि सबसेट में हमें ब्रेसेस लगानी पड़ती है, सेट की फॉर्म में लिखना पड़ता है, तो ये तो इसकी अपनी ब्रेसेस थी, तो लास्ट ऑप्शन हमारा गलत ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में देखिए, यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब होता है कि हमें 2 सेट दिए हैं, यूनियन में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कॉमन होते हैं और जो कॉमन नहीं होते हैं, यानी सारे के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, सिंपल कॉमन भी लिखेंगे और नॉन कॉमन भी लिखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8, तो क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 1 से लेकर 8 तक, लेकिन रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखेंगे। देखिए 4 5 यहां भी था, यहां भी था, तो ये आपका हो गया यूनियन। इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में हमने सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं। दोनों सेट में क्या कॉमन था, ओनली 4,5, तो हमारा ऑप्शन बी जो इंटरसेक्शन का था। सारे ऑप्शन इसी तरह से सेटअप किए गए हैं कि आपका पूरे का पूरा कंसेप्ट जो है वो यहां पे क्लियर हो। नेक्स्ट है आपका a माइनस बी, अगर मैंने निकालना हो तो इसका मतलब है ए में से मैंने बी के एलिमेंट माइनस करने हैं। देखो ए सेट 1 2 3 4 5 है, बी 4 5 6 7 8, 6 7 8 का मुझे कोई लेना देना नहीं है, 4 और 5 ए में आ रहे हैं, तो आपका ए माइनस हो जाएगा 1, 2, 3, इसको ए माइनस बी, यानी ऑप्शन सी आपका ए माइनस बी से था। इसी तरह अगर मैंने बी माइनस ए लिखना हो तो बी में से ए के एलिमेंट माइनस करने हैं। एक एलिमेंट है 4,5, वो चले जाएंगे 6, 7, 8, ऑप्शन डी आ जाएगा। तो फिलहाल आपको ए यूनियन बी पूछा था, ये आपका ए यूनियन बी है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है, ये आपका ए माइनस बी है, ये आपका बी माइनस ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन 5th है हमारा, इफ अ सेट हैज, चलिए ये हमने पीछे डिस्कस किया अभी, इफ अ सेट हैज 4 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 raised to power n minus 1, तो दैट इज 2 raised to power 4 minus 1, 16 minus 1, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे हमारे 15, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। और इसी में अगर नॉन एम्प्टी पूछा होता तो 2 raised to power n minus 2 होता आपका, दैट इज 16 minus 2, तो 14 हमारे, तो नॉन एम्प्टी, यानी 5 ही नहीं आना था इसमें। 5 हमारा होता है नल सेट, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका देखिए, राइट अ सेट एक्स इन द मैथमेटिक्स इन द रोस्टर फॉर्म। सेट को 2 फॉर्म में लिखा जाता है, एक आपका होता है रोस्टर फॉर्म, एक हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम हर एक एलिमेंट को अलग अलग करके लिखते हैं, डिस्टिंग्विश लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा सेट ए ई आई ओ यू, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट।
दैट इज एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, दोनों सेम सेट है। ये आपका हो गया सेट बिल्डर, यानी स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट में हमें डायरेक्ट एक लाइन में लिखना है एक्स सच दैट, यानी एक्स हमारा एलिमेंट है, सच दैट एक्स हमारा क्या है, एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड दिस इज हमारी रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको मैथमेटिक्स, इसको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी अलग अलग करके लिखना है। आपको एक्स इज अ लेटर, तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा आपने इसको ऐसे लिखना है। पहली बात। दूसरी, सेट के अंदर एलिमेंट्स को कोमास के साथ सेपरेट किया जाता है। दूसरा, सेट के अंदर सभी एलिमेंट्स को सिंपल स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा जाता है। लेकिन जब भी आपको एक लेटर दिया होगा, जैसे मैथमेटिक्स बोल दिया, स्कूल बोल दिया, तो इसके जो लेटर्स हैं अल्फाबेटम हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। तो इसका आंसर आएगा M, A, T, H, E, I, C, S। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दूसरी चीज, रोस्टर फॉर्म में रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखे जाते हैं। अब यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म में मैथमेटिक्स में देखो M 2 बार आ रहा था, मैंने सिर्फ एक बार लिखा। यहां पे A 2 बार आ रहा था, मैंने सिर्फ एक बार लिखा। T 2 बार आ रहा था, हमने सिर्फ एक बार लिखा। सो रोस्टर फॉर्म में हमें एलिमेंट डिस्टिंग करके तो लिखने हैं, बट रिपीटेड नहीं लिखने हैं, पहली बात। हाँ, अगर ये वाला क्वेश्चन होता, आपको इसने ये बोला होता सेट इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, और एक ऑप्शन उसने ऐसा भी दिया होता A, कैपिटल E, I, O, U, तो ये गलत होता। बाकी जितने भी हमारे सेट होंगे वो स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखे जाएंगे। सिर्फ एक कोई लेटर दिया है उसको हम कैपिटल में डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिलेशन एंड फंक्शन से। उसने बोला इफ अ सेट हैज 3 एलिमेंट्स, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट हैज कितने हैं आपके 3, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी हैज 4। इफ अ सेट हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज 4 एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो ये हमेशा याद रखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है हमारा ये, कि जो अगर सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं और सेट बी के अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो सेट ए क्रॉस बी में n क्रॉस ए क्रॉस n क्रॉस बी होगा, यानी 3 गुणा 4, उन दोनों के अंदर जो है 12 एलिमेंट होंगे। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? तो ऐसे भी नोट कर सकते हैं। हो सकता है उसने आपको ये चीज दी हो, एक ये दी हो, ये पूछा, तो ये डिवाइड हो क्या जाएगा। तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आपको एक सेट दिया है, सेट है हमारा 1, 2, 3 एंड हमें एक रिलेशन गिवन है। रिलेशन है हमारा 1, 2 एंड 2, 1। अब बोला कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन क्या होता है, अगर कोई सेट आपका कोई एलिमेंट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो जो हमारा एलिमेंट सेम एलिमेंट जो आर के अंदर आना चाहिए। अब देखो सेट में हमारा 1 भी था, लेकिन यहां पे 1, 1 नहीं है, 2, 2 भी नहीं है, 3, 3 भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव होता है, सेम एलिमेंट जो है बिलोंग करना चाहिए वो नहीं है। सिमेट्रिक होता है, अगर आपका ए कोमा बी किसी ए सेट को बिलोंग कर रहे हैं, तो जो ए कोमा बी है वो भी आर को अगर बिलोंग कर रहा है, तो बी कोमा ए भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को। तो देखिए यहाँ पे 1, 2 आर को बिलोंग कर रहे थे और 2, 1 भी किसको बिलोंग कर रहा है, आर को। तो ये रिलेशन क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में आपका क्या होता है कि अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग करे, फिर बी कोमा सी आर को बिलोंग करे, तो ए कोमा सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 1, 2 आर को बिलोंग कर रहा था, 2, 1 आर को बिलोंग कर रहा था। इसके ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग में सी कोमा सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। देखो ये ए बी बी सी, आपका ये हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। तो 1, 1 भी आर को बिलोंग करना चाहिए, तो वो नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये सिर्फ कौन सा है, सिमेट्रिक। कोई रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं। इतना डीप में नहीं जाएगा वो, आपने ये बेसिक्स पकड़ने हैं बस, थोड़ा सा इसको करके जाएंगे, इजिली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन अगर यहां से निकले तो। नेक्स्ट है हमारा, इफ अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्रेस द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होती है, इट इज अ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जब भी हम एलिमेंट्स को रोज और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। वो बात कर रहा है ऑर्डर की। सो पहले तो जनरल रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स की क्या है हमारी, A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N। M स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रोज एंड N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कॉलम। याद रखेंगे, N जो हमारा नंबर ऑफ रोज एंड दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक मैट्रिक्स लिखी 2, 3, 4, 6, ये मैंने लिख दिया 2x2। हॉरिजॉन्टल रोज 2 रोज हैं, वर्टिकल कॉलम्स 2 कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ जो ऑर्डर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक सेट क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स
वो आपका होता है m गुणा n, यानी ऑर्डर। अब किसी मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट है, तो मैं 12 को यानी कितनी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकता हूं? क्या मैं उसका ऑर्डर 1,12 लिख सकता हूं? यस, यानी एक ही रो होगी, 12 कॉलम होंगे। मैट्रिक्स की टाइप में एक आती है आपका रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है। एक आता है आपका कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा। एक आपकी आती है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर होंगे। एक आपका आता है रेक्टेंगुलर, जिसमें रोज और कॉलम बराबर नहीं होंगे। एक आपका आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपकी थोड़ी टाइप्स होती हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, यानी किसी मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट है, मैं 12 को कैसे लिख सकता हूं? अगर मैं 1 गुणा 12 लिख सकता हूं तो 12 गुणा 1 भी लिख सकता हूं। उसके बाद 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, तो 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 रो 6 कॉलम प्रोडक्ट करके 12 बन रहा है ना। 3 के टेबल में 3 इंटू 4 4 इंटू 3, उसके अलावा कोई भी नहीं। तो ये सारे ऑर्डर हैं। तो देखो 1 इंटू 12 भी है, 12 बन रहा है। 6 इंटू 2 12, 3 इंटू 4 12, ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे क्या हैं? पॉसिबल ऑर्डर हैं। यानी इन सबका प्रोडक्ट करूंगा 12 आ रहा है, तो मैट्रिक्स को हम जो है इन सभी के ऑर्डर्स की फॉर्म में राइट डाउन लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट देखिए भाई, अब आपको बोला है मैट्रिक्स आपको गिवन है। अब मैट्रिक्स हमें ये गिवन है, किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट है आपके पास 2i माइनस जे। आपको बोला है इस एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को ऑर्डर 3/4। चलो एक मैट्रिक्स लेते हैं, A11 A12 A13 A14। इसी तरह A21 A22 A23 A24, सारे अलग अलग हैं, ठीक है, गैप एन में। A31 A32 A33 A34, ये हो गया आपका 3 क्रॉस 4, यानी 3 रोज 4 कॉलम। ये मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन है। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे फर्स्ट रो फोर्थ, ऐसे सेकंड रो फर्स्ट, सारा का सारा, है ना। अब हमें एलिमेंट A23 निकालना है, यानी हमें ये वाला एलिमेंट निकालना है। तो हम I की जगह कितना पुट करेंगे? 2, J की जगह 3, जो हमें दिया है 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 2 4 माइनस 3, आंसर कितना आ गया? 1। यानी यहां पे जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा? 1। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। मान लो उसने आपको A34 एलिमेंट पूछा है, इसी में पुट करना है A3, I की जगह 3, J की जगह आपका 4, 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 2। तो आपका 2 आ जाएगा। तो अगर वो ऐसे हो सकता है AI उसने ऐसे दिया हो, I प्लस J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी इससे मैट्रिक्स बनेगी। तो जो भी आपको AIJ दिया होगा वो आपको पूरी की पूरी मैट्रिक्स भी पूछ सकता है, तब आपको सारे निकालने हैं। A11 A12 फिर उनकी वैल्यू यहां पुट करेंगे, आपका आंसर मैच हो जाएगा जो भी मैट्रिक्स होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन 11 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो नीचे दिए गए में से कौन सा सही है? सबसे पहले A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यस ये आपका सही है कि ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगेन दैट मैट्रिक्स A। किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे, उसका फिर ट्रांसपोज करेंगे, तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। यानी ट्रांसपोज क्या होता है? जब हम नंबर ऑफ रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं, तो उसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं। नेक्स्ट आपका A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, ये भी हमारा सही होता है। जब किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। इसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होती है? ये हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रहती है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ये भी हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये भी हमारी सही है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करेंगे वो किसके बराबर रहेगा? B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। सो ऑल ऑफ दी, सारे के सारे ये प्रॉपर्टीज हमारी क्या है? सही है। ठीक है, ये पूछी जा सकती है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछी जाती हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है हमारा। 12th क्वेश्चन हमारा क्या है? 12th क्वेश्चन है A ट्रांसपोज हमें दिया है और B मैट्रिक्स भी हमें दिया है, हमें A प्लस B निकालना है। तो मैट्रिक्स में हमेशा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं। जब देखो हमें A ट्रांसपोज दिया है -2 3 1 2, तो मुझे तो A प्लस B निकालना, सबसे पहले मुझे A निकालना पड़ेगा। A आपका क्या होगा? ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अभी पीछे पड़ा ना, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन दैट मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये आपकी रो फर्स्ट रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, ये इसमें चेंज हो जाएगी, यानी रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में। देखिए -2 3, ये -2 3, 1 2 1 2। अब मुझे A प्लस B निकालना है। A मैट्रिक्स लिखिए, प्लस से सिंपल B मैट्रिक्स लिखिए। जब भी मैट्रिक्स ऐड करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड हो जाता है, यानी -1 -2
-2 -1 माइनस के कितने हो जाएंगे 3, 1 + 0 1, 3 + 1 4 एंड 2 + 2 4। ये आपका आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो मैट्रिक्स में जब भी ऐड करते हैं और माइनस करते हैं सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब ये भी 2/2 मैट्रिक्स थी और ये भी 2/2 मैट्रिक्स है। मान लो एक आपकी 2/3 है, एक आपकी 2/2 है, तो वो कभी ऐड नहीं होगी, ना ही कभी माइनस होगी। मैट्रिक्स एडिशन के लिए और सब्सट्रैक्शन के लिए द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। ऑर्डर यानी कि अभी हमने पीछे पढ़ा, ऑर्डर हमारा जो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज m क्रॉस n। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 13th के ऊपर। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है? इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के ही बराबर आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन 4th है हमारा, इफ A इज इक्वल टू 2 3 4 6 4 2 एंड 1 3 4 6 आपके पास बी मैट्रिक्स है, हमें ए बी निकालना है। तो जब हम दो मैट्रिक्स का हमें प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट के लिए क्या कंडीशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले कंडीशन है कि या तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, या तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, या फिर पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होने चाहिए। या तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, या नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो जब प्रोडक्ट करते हैं कैसे करते हैं? देखिए ऐसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो 2 × 1 बीच में प्लस आता है 3 × 4। फिर से देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे 2 × 3 प्लस 3 × 6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 1 प्लस 2 × 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 × 3 प्लस 2 × 6। तो ये आपका 2 + 12 कितना हो गया? 14। 6 + 18 आपका 24। 4 + 8 12 एंड 12 + 12 आपका 20। 14 24 12 24। ऑप्शन आपका ए जो है वो आपका क्या है? राइट आंसर है। क्लियर है? अगर मान लो आपको कोई बड़ी मैट्रिक्स दी है तो आपने क्या करना, आपने सारे नहीं करने हैं। देखो अगर मैं इसको यहीं पे करता, मैंने जब पहला एलिमेंट किया, पहला एलिमेंट निकाला फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम से, तो मेरा 14 आया। आगे करने की नीड नहीं है। ऑप्शन चेक करो, यहां पे 14 नहीं है, पहले पे यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यही मेरा आंसर होगा। अगर कोई लेंथी क्वेश्चन आ जाता तो सारा थोड़ा ना करना बैठेंगे, हम साथ साथ एलिमेंट चेक करते जाएंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 15 हमारा डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। एक चीज और, मैट्रिक्स के अंदर जैसे मान लो आपको कोई मैट्रिक्स दी है x y z t इज इक्वल टू 2 3 1 6, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो जब आपके दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं, यानी कि यहां से x इज इक्वल टू कितना होगा 2, y इज इक्वल टू कितना होगा 3, z इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू कितना होगा 6। तो जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। ये भी चीज नोट रखेंगे। क्लियर है? लेकिन यहां पे डिटर्मिनेंट दे रखा था, तो डिटर्मिनेंट में हमारा ये नहीं होता। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है जब भी आपने डिटर्मिनेंट सोल्व करना, जैसे कोई मैट्रिक्स है 2 1 3 4, इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, 4 2 8, बीच में साइन माइनस आता है, 3 आंसर कितना आ गया 5। तो सेम चीज यहां पे करेंगे। हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 5 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2x 4 6 एंड x, 2 - 20 2x स्क्वायर माइनस के 24, ये इधर आ गया, ये माइनस के 18, ये इधर आके हो गए प्लस के 24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, x निकालना था, 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और यहां से x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 3, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो जब दो डिटरमिनेंट इक्वल दिए होंगे तो हम उनको सोल्व ही करेंगे जैसे डिटरमिनेंट को करते हैं। नेक्स्ट है आपका M22। M22 का मतलब होता है हमारा माइनर, किसी भी डिटरमिनेंट का माइनर निकालना है। ठीक है? जैसे मान लो आपको, चलो थोड़ा पहले बेसिक करते हैं। जैसे मान लो मैंने ये डिटरमिनेंट ये दिया है 3 2 1।
अब ये 3/3 का डिटरमिनेंट है, 2/2 का मैंने निकालना बताया। 3/3 में क्या करते हैं, किसी भी रो से कर सकते हैं आप एक्सपेंड, या किसी भी कॉलम से, आपने फर्स्ट रो से करना होता है। यहां का लिखेंगे 2 है इनटू, ये रो चले जाएगी, ये कॉलम चला जाएगा, आपका क्या बचेगा 6 2 2 1। बीच में साइन आता है, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस आता है, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, -3 इंटू 4 इंटू 4 2 3 1, ये बचा, प्लस 4 इंटू, यानी देखो ना 4, ये वाला कॉलम चला जाएगा, ये वाली रो चली जाएगी, 4 6 3 2, 4 6 3 2। इसको सोल्व करेंगे, आपका डिटरमिनेंट आ जाएगा 3/3 का। अब माइनर क्या है, इसको नोट करते जाएंगे आप साथ साथ वीडियो पॉज करके, कि हमें कैसे इसका डिटरमिनेंट या निकालना है 3/3 मैट्रिक्स का। पूछा हो सकता है 3/3 का भी, तो पता होना चाहिए। अब हमें निकालने को बोला है माइनर, इसका में M22 यानी ये वाला एलिमेंट होगा। M22 में क्या करना होता है, माइनर में आपको M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम बोल रहा है, तो ये वाला कॉलम आपका हाइड हो जाएगा, इसको लीव करेंगे, ये वाली रो आपकी हाइड हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा 2 5 1 -7। क्लियर है, सोल्व करेंगे डिटरमिनेंट, -14 -5, आंसर आ गया आपका -19। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा, राइट आंसर। इसी तरह मान लो उसने आपको M33 बोला होता, M33 इसने बोला होता आपको थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये इसको हाइड करते, इसको हाइड करते, इसका निकालना ना, तो इसका देखा हम डिटरमिनेंट निकाल लेते। क्लियर है, वो आपका क्या हो गया, माइनर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चलिए थोड़ा सा इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं। अगर माइनर के साथ मान लो आपको कोफैक्टर पूछे, अगर वो ऐसे इसने M22 पूछा था, वो C22 पूछता, कोफैक्टर को कैपिटल C या कैपिटल A से नोट करते हैं, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला जाता है, तो आपको आता है -CIJ -1⁻I+J इंटू MIJ, ये कोफैक्टर होता है। यानी अब मान लो आपको C2D निकालना था, -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, M22 हमने -19 निकाला था, तो -1 की पावर 4, ये भी कितना आना था, -19 ही आना था। तो कोफैक्टर्स में हम साथ में -I की पावर J+I से मल्टीप्लाई करते हैं साथ में, इसलिए जो डिटरमिनेंट में यहां पे साइन प्लस आता है, देखो ये आपको आता है C11 -1 की पावर 1 + 1 पॉजिटिव 1 आएगा, C12 -1 की पावर 1 + 2 माइनस के 1 आएगा, तो यहां पे साइन माइनस लिखा था, C13 4 आएगा, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इस तरह से ये चीजें पता होनी चाहिए कि डिटरमिनेंट में माइनर्स क्या रहते हैं, कोफैक्टर्स क्या रहते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन 17 था हमारा, द डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स। अब ये डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। दैट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हमारा कोस एक्स होता है। यहां से केवल डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, या फिर आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्लियर है, इसी तरह से आपका डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स आपका क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर है, इसी तरह नेक्स्ट है हमारा डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, दैट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स, है ना। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स की बात करें, सीकेंट एक्स टेन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स, है ना। डेरिवेटिव ऑफ कोसीकेंट एक्स माइनस के कोसीकेंट एक्स कोट एक्स, जितने भी सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके साथ माइनस साइन आता है। तो डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स दैट इज सीकेंट एक्स टेन एक्स, ये चीज पता होनी चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूलाज एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा टच करके जाना आपने डेरिवेटिव के कंसेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड इफ हमें एक्स दिया है, हमें वाई भी दिया है, हमें dy ओवर dx निकालना, यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन यहां पे तो हमें x और y दे रखा है, तो x की वैल्यू है 2a t, इसको पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं। हम क्या करेंगे, हम पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, यानी कि मैंने निकाल लिया dx ओवर dt, d ओवर dt 2a t²। यहां पे पावर रूल लगेगा, पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x की पावर n है, पावर आगे आ जाती है, x की पावर n-1 हो जाता है। ये 2 हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ गया 2at की पावर 2-1, ये आपका बन गया 2 to the 4at। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। सेम इसी तरह हम dy ओवर dt निकाल लेंगे, हमें y भी दे रखा है at की पावर 4, यानी d ओवर dt
ए टी की पावर 4 आगे आ जाएगा, ए टी की पावर 4 माइनस 1 दैट इज बन गया 4a/t³ इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें तो dy ओवर dx निकालना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 यानी dy ओवर dt, y इक्वेशन 1 dx ओवर dt इज इक्वल, dt से dt कैंसिल, ये आपका था 4a/t³ और ये आपका था 4a/t, ये दोनों कैंसिल, ये भी एक पावर कैंसिल, आंसर आपका आ गया t²। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, राइट आंसर। तो हमें dy ओवर dx निकालना था, हमने क्या किया, dx ओवर dt निकाला, देन dy ओवर dt निकाला, देन इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या किया, डिवाइड किया, इक्वेशन 2 y इक्वेशन 1 वी गेट। क्लियर है? तो ये बेसिक्स पूछे जाते हैं और एग्जाम में आजकल डेरिवेटिव से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा y डबल डैश। y डबल डैश का मतलब है डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो डेरिवेटिव ऑफ log x होता है वो आपका 1/x होता है। ठीक है, एक हमारे पास प्रोडक्ट रूल होता है डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, यानी अगर आपके पास दो फंक्शन है तो उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज v प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक हमारे पास होता है कोशेंट रूल। क्या होता है, कोशेंट रूल, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ u ओवर v डिवाइड में हो तो आपका क्या होता है, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये फॉर्मूलाज हमें थोड़ा पता होने चाहिए। dy ओवर dx का मतलब है y डैश, यानी एक बार डेरिवेटिव किया। d² y ओवर dx² का मतलब है y डबल डैश, दो बार डेरिवेटिव किया। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास है y इज इक्वल टू log ऑफ x। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy ओवर dx, d ओवर dx log ऑफ x, तो log ऑफ x का डेरिवेटिव हो गया 1/x। ये आपके पास आ गया dy ओवर dx, यानी y डैश। हमें तो y डबल डैश निकालना है, अगेन डेरिवेटिव करेंगे, यानी d ओवर dx 1/x। नीचे x है, कौन सा रूल लगाएंगे, कोशेंट रूल लगाएंगे। मैं रफ कर रहा हूं यहां से, ये वाला कोशेंट रूल लगाएंगे, यानी कि नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, देखिए नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव होता है 0, कांस्टेंट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, 0 होता है, नोट रख लेंगे साथ में। क्लियर है? तो यहां से ये तो सारा x इंटू 0 0 हो गया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 तो -1/x²। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉरी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी तो हमारा पॉजिटिव में है, ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। अगर मान लो आपने y डैश निकाला, y डैश हमारा यहां पे क्या आया, y डैश हमारा यहां पे आया था 1/x। y डबल डैश निकालने के लिए मैंने क्या किया, x की पावर -1 हम ऊपर लेके चले गए, अगेन डेरिवेटिव करेंगे, y डबल डैश -1 आगे आ जाएगा, x की पावर -1 तो -1 इंटू एक्स की पावर -2 -1 ओवर x का स्क्वायर। पावर रूल के अकॉर्डिंग भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन 20th हमारा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ 3x + 4 x टेंड्स टू 2। इसका मतलब क्या है कि हमें x की वैल्यू 2 अप्लाई करनी है। फंक्शन जो है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 3x + 4। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन, जब भी आपको लिमिट का क्वेश्चन आएगा हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई द लिमिट, यानी x की जगह हम कितना पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो जब हमने x की जगह 2 पुट किया, 3 × 2 + 4, 3 × 2 = 6 + 4, आंसर हमारा कितना हो गया, 10। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, राइट आंसर। क्लियर है, यानी लिमिट जो है कि यूनिक वैल्यू के ऊपर एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट आपका सेम क्वेश्चन है हमारा। अब यहां पर भी हमने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट जब आपने अप्लाई करी x की जगह 2 × 2 - 4 अपॉन 2 का स्क्वायर -4। देखो 2 × 2 = 4 - 4 अपॉन 4 - 4, ये आपका 0/0 फॉर्म बन गया। ये 0/0 फॉर्म बन गई, इसका मतलब ये नहीं कि 0 आ गया, नहीं,
जब भी आपका 0/0 फॉर्म बनता है या ∞/∞ फॉर्म बनता है या फिर 0 की पावर इन्फिनिटी, इनको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। कौन सी फॉर्म बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। यानी अब ये हमारा आंसर नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम क्वेश्चन को फर्दर सोल्व करेंगे। क्या करेंगे देखिए, जब भी आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। कौन सा? एल हॉस्पिटल्स रूल। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमने ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव करना है, नीचे वाले का नीचे। ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव किया, 2x - 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2, और नीचे x² का डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा? 2x। कैंसल। अब हमने लिमिट अप्लाई करनी, लिमिट x टेंड्स टू 2, 1/x, x² का 2 पुट करेंगे, 1/2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जब भी आपकी 0/0 फॉर्म बनती है हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x - 4, नीचे वाले फंक्शन का नीचे डेरिवेटिव, दैट इज x² + 4। 2x का डेरिवेटिव 2, 4 का 0, x² का 2x, 4 का 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन 22 है हमारा। प्रोडक्ट रूल अभी हमने पीछे डिस्कस किया। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, हमें y दे रखा है x sin x, हमें dy/dx निकालना है, यानी d/dx x sin x। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। डेरिवेटिव के अंदर आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन किसी को भी ले सकते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा नहीं होगा, वहां पे आपको आइलेट के अकॉर्डिंग चूज करना होता है। आगे क्वेश्चन करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या था? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। x sin x का डेरिवेटिव cos x, ये आपका sin x, और x का कितना हो गया? 1। ये आपका आ गया y' या dy/dx, x cos x प्लस sin x। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आजकल पूछे जा रहे हैं। और नेक्स्ट है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट्स। इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो हमारा इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू dx है। तो वो आप डेरिवेटिव में पावर आगे आ जाती थी, एक पावर माइनस हो जाती थी। इसमें क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हमेशा यूज होता है, यहां ऑप्शंस में लिखा नहीं गया है। डेफिनेट इंटीग्रेटर में वैसे वैल्यू आपकी एक यूनिक वैल्यू आएगी। अब हमने क्या करना है? इंटीग्रेशन करनी है। 2 लिमिट्स हमें दे रखी है, 2 की पावर 4 x² dx। मैंने क्या किया? कांस्टेंट जो स्केलर था 2 बाहर निकाल लिया। ठीक है, हम बाहर निकाल सकते हैं 2 को। x² की इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगी? 2 + 1 3/3, और यहां से आपका कितनी लिमिट? 2 के पावर 2 से लेकर 4 तक 1/2। 1/2 आगे हमने क्या करना था? अपर लिमिट, यानी x की जगह 4 पुट करेंगे, 4 का क्यूब 64/3 माइनस लोअर लिमिट x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब 8। आंसर आ जाएगा 1/2, 3 एलसीएम 64 माइनस 8, 1/2 इंटू, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 50, सॉरी 2 आपका 1 में नहीं था, 2 आपका भी यहां मल्टीप्लाई में था, ऊपर था 2 आपका। ठीक है, 2 यहां पे था, ऊपर था ना, 2 जो है हमने यहां पे मल्टीप्लाई करना था ऊपर साथ में। 2 इंटू 56/3, 112/3। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा? राइट आंसर, 112/3। तो इस तरह से लिमिट अप्लाई करके बाद में लिमिट की इंटीग्रेशन निकाल के बाद में लिमिट अप्लाई करनी। ठीक है, अब साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है ये भी याद रखेंगे, ऑपोजिट होती है। इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव का ऑपोजिट होता है। साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस एक्स। इसी तरह जो आपकी कोस एक्स की इंटीग्रेशन होती है वो आपकी क्या होती है? साइन एक्स। यानी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का ऑपोजिट होता है। कोस एक्स का डेरिवेटिव था माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन है माइनस कोस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव था कोस एक्स, तो कोस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी आपकी? साइन एक्स। तो यहां से अब हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x dx। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन आपकी कोस एक्स यानी माइनस के कोस एक्स। कोस एक्स का क्या है? 2x। एक्स के अलावा कुछ भी होगा उसका नीचे डेरिवेटिव होता है, तो दैट इज माइनस कोस के 2x/2 प्लस के सी। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? राइट आंसर। एक्स के अलावा कुछ भी हो इंटीग्रेशन में उसका नीचे डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव में जब तक एक्स का डेरिवेटिव 1 तक ना जाए, जैसे मान लो मैंने लिखा e की पावर x²,
इसका जब हम डेरिवेटिव करते हैं e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, यानी e की पावर x स्क्वायर, लेकिन x के अलावा x स्क्वायर था तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव है, फिर से करेंगे तो इसका आंसर आना था 2x e की पावर x स्क्वायर। तो ये चीज नोट रखनी होती है कि x के अलावा कुछ भी होगा उसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फिर से होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव नीचे चला जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारा कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन इसलिए डाला है प्रोडक्ट रूल। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं, अगर आपके पास दो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, इनकी जब इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू होल इंटीग्रेशन dx। अब यहां पे जो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करने होते हैं वो भी हमने चूज करने होते हैं आई लेट के अकॉर्डिंग, आई लेट यानी आई फॉर इनवर्स। क्या क्वेश्चन में कहीं इनवर्स दिखाई दे रहा है, साइन इनवर्स कोस इनवर्स, उसको फर्स्ट फंक्शन लेना होता है। एल फॉर लोगरिथमिक, ए फॉर एल्जेब्रिक, क्या कहीं एल्जेब्रिक एक्स वाई जेड है, टी फॉर ट्रेगोनोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। तो इनके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन जो है वो चूज करने होते हैं। क्लियर है? तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा सोल्व द इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। अब आई लेट के अकॉर्डिंग, आई लेट ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका कौन सा रहेगा, सेकंड फंक्शन। देखिए ना आई लेट, एल पहले आ रहा है, एल्जेब्रिक x बाद में आ रहा है, तो क्या बोलता है रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी log ऑफ x एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो log x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी आपकी, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन log x की इंटीग्रेशन, यहां से आपका थोड़ा गलत हो गया, फर्स्ट फंक्शन एज इज इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट हमारा log x था, log x का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो log x का डेरिवेटिव हमारा कितना आ जाना था, 1/x इंटू x की इंटीग्रेशन आपकी आ जानी थी x स्क्वायर ओवर 2 इंटू dx। तो यहां से आपका log ऑफ x और यहां पे आपका x स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, माइनस इससे ये कैंसिल हो गया, इसकी फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन आपकी किसकी आएगी, x इंटू dx की आएगी। तो यहां से हमारा आ गया x स्क्वायर log x ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 टू कितने हो जाएंगे 4, एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2, और सॉरी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, डी में तो उसके साथ भी माइनस लगा हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 26, दैट इज वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें बोला है ए वेक्टर हमें दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, एंड बी वेक्टर हमें दे रखा है 3i कैप प्लस 3j माइनस 6k। हमें a डॉट बी निकालना, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। हमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है लेकिन डॉट प्रोडक्ट के साथ, एक हमारा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सॉरी यहां पे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट 3i प्लस 3j माइनस के 6k। तो करना क्या है, यहां पे हमेशा i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, ये चीज नोट रखेंगे। i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, सेम सेम को मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 3, 3 थ्रू 6, 4 3 12, 6 3 18, लेकिन किसके, माइनस के। आंसर आपका आ गया 18 माइनस 18 0। अगर आप आई डॉट जे करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। आई डॉट के जैसे तो तरीका ये है ना कि हम इसको इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, हाँ करेंगे, लेकिन आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा। तो यहां से आपका आंसर आ गया 0, ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन 27 है हमारा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो यहां पे दो क्वेश्चन निकलेंगे, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट भी क्लियर हो जाएगा, एक हमारा मैग्नीट्यूड भी क्लियर हो जाएगा। अब ए वेक्टर है हमारे पास i माइनस 7j
+7k, बी वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस 2k। तो जब भी हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं a1i b1j c1k, a2i b2j c2k, तो जो a क्रॉस b निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ i j k। नोट करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, तो यहां पे जब हम a क्रॉस b निकालेंगे i j k, a1 1 माइनस 7 7 3 माइनस 2 2। कोफिशिएंट्स i का कोफिशिएंट ऊपर 1 है, j का -7, k का 7। सोल्व करेंगे डिटरमिनेंट, नीचे आपका i का कोफिशिएंट 3, j का -2, k का 2। सोल्व करेंगे कोफिशिएंट, डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन माइनस के 14 माइनस प्लस के 14, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, माइनस साइन आता है यहाँ पे, पीछे किया हमने डिटरमिनेंट j ऑफ 2 1 2 माइनस 21 प्लस k इंटू -2 प्लस के 21। ठीक है, देखो ना -2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। आपका आया माइनस के माइनस 19 माइनस प्लस के 19j एंड प्लस के 19k, ये आपका आया a क्रॉस b। लेकिन उसने मुझे पूछा है मैग्नीट्यूड। क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड पूछा है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? यानी अंडर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, i इसमें है नहीं, j का स्क्वायर 19 का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर 19 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 19 अंडर रूट 2। आपके पास 19 और 19 है ना, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 19 रूट 2। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा 19 रूट 2। तो नेक्स्ट है हमारा 28th क्वेश्चन, देखिए क्या है। फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहां पे आपको 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल दे रखा है। फैक्टोरियल को जब भी हम सोल्व करते हैं n फैक्टोरियल दैट इज n इंटू n-1 n-2 अप टू सोन चलता जाता है। 0 फैक्टोरियल जब भी n-n आएगा 0 फैक्टोरियल वो आपका कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। मैंने क्या किया 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। हमने क्या किया, मैंने 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखा, इसको x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल दैट इज 8 - 1 8 - 2 है ना, इस तरह से। अब यहां पे मैंने 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, यहां पे बचा आपका 1/1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू 1/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 से 6 फैक्टोरियल क्या हो गया आपका? कैंसल। हमारे पास बचा यहां पे 7 एलसीएम ले लेंगे, 7 + 1 इज इक्वल टू x/8 इंटू 7, ये वाला 7 से 7 कैंसिल, 8 इज इक्वल टू x/8, 8 इधर चले गए, तो यहां से x इज इक्वल टू 8 8 64। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। क्लियर है? तो यहां से ऑप्शन सी हमारा क्या आ गया? राइट आंसर आ गया। 29th क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द वैल्यू ऑफ 9p3। परमुटेशन से रिलेटेड आपको ये पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहां से हमें 9p3 यानी कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। अभी फैक्टोरियल यानी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 1 तक जाएगा, इतना थोड़ी करेंगे। हमें तो स्मार्ट वर्क करना है। हमें क्या करना है? मैंने क्या किया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गए। हमें मल्टीप्लाई करना है इसको 72 इंटू 7, 7 टू 14, 1 7 7 49 और 150, 504 हमारा राइट आंसर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 29 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ठीक है, एंड अवर कोर्स दैट इज NCR। ये भी फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का होता है NCR दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो हमें 5c3 सोल्व करना है। n यहां पर 5 है, r यहां पर 3 है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 आपका कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 कैंसल, 2 टू 4, 5 टू 10।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो मैथ के 10 लेक्चर्स के अंदर 10 सेशंस के अंदर हमने जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे कवर अप किए हैं, लेकिन क्वेश्चंस के साथ साथ हमने सारे कंसेप्ट आपके कवर अप किए हैं ताकि क्वेश्चन अगर कहीं से भी आए तो आपका क्लियर हो जाए। किसी भी सेशन में ऐसा नहीं था, अगर आपने देखा होगा, कि डायरेक्ट हमने क्वेश्चन उठाया और उसका आंसर टिक करा या सोल्व करा, नहीं। उसके क्वेश्चन के इर्द गिर्द की जितने भी चीजें थी, आसपास के जितने भी कंसेप्ट थे, वो हमने अपने बिहाफ पे जितना भी कोशिश हो सकी है सारा क्लियर किया है। होप आपने ये लेक्चर्स सुने होंगे, और अगर आपने ये लेक्चर्स अच्छे से सुने होंगे, राइट डाउन किए होंगे, तो 99% आपका जो मैथमेटिक्स का पार्ट है वो आपका क्रैक हो गया होगा। साथ के साथ जितने भी बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, चाहे आपका जीके पोर्शन है, जो भी हमने ये सीरीज लॉन्च की है उसका आपको बेनिफिट रहा होगा। तो आशा करते हैं कि आपने अच्छे से ये लेक्चर्स नोट किए होंगे। एंड आप सभी को ऑल दी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, एचपी टेट के लिए। लेकिन ये मैथ का ये सारे का सारा पोर्शन है, ये बाकी अदर एग्जाम्स में भी आपका काम आएगा। अगर इन फ्यूचर आप चाहे पटवारी का एग्जाम देते हैं, चाहे पंचायत सेक्रेटरी का, किसी भी एग्जाम में अगर आप जाते हैं, तो मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है आपका सेम रहेगा। तो हमारे इन 10 सेशन में हमने ये जो सारा किया, इसको आप अच्छे से करिए, नोट करिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। नेक्स्ट समय में ये आपका जो सेशन था वो आपका नवंबर 2023 का जो टेट था उसके लिए था। नेक्स्ट सेशन में हम नए लेक्चर्स में नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।